हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मेंस 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे रोड सेक्टर के बारे में। ऑलराइट, अगेन दिस आर्टिकल इज आल्सो बेस्ड ऑन योजना ऑफ अक्टूबर मंथ की, तो हम उसी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया है एंड बिफोर दैट उसके बाद हम लोगों ने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को कवर किया था। ऑलराइट, सो आज हम इसी सीरीज में देख रहे हैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसे आप रिलेट कर सकते हैं अपने GS3 से इन इकोनॉमी, ओके, अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर हेडिंग। ऑलराइट, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला तो कि हमने क्या प्रोग्रेस की है ओवर द इयर्स सिंस इंडिपेंडेंस। कुछ अलग अलग तरह के मॉडल्स लाइक बॉट, EPC, HOM। उसके अलावा गवर्नमेंट ने सिंस इंडिपेंडेंस क्या क्या स्टेप्स लिए थे रोड सेक्टर को एनहांस करने के लिए। अगर हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, तो इससे डेवलपमेंट को कैसे बेनिफिट मिलते हैं, देन उससे एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड देन उसे इंप्रूव करने के लिए वे फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो ये समरी है इस सेशन की। सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बिकॉज अदर देन वट एवर वॉज गिवन इन दी योजना, आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज होलिस्टिक एज आई कैन। ऑलराइट, तो चलिए पहले हम देखते हैं कि सिंस इंडिपेंडेंस हमने क्या कुछ अचीव किया है। तो देखिए जब 1951 में हमारे पास थी ऑलमोस्ट 4 लाख किलोमीटर की रोडवेज, ठीक है। वहां से लेके 91 तक हमने अटेंड किया 23 लाख किलोमीटर। दैट मीन्स हमने 40 इयर्स तक 19 लाख किलोमीटर का एडिशन किया था इन आर रोड नेटवर्क। ऑलराइट, फिर 91 हमने क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि यहां से हम लोगों ने क्या किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ओके, हम लोगों ने ट्रिपल P मॉडल्स को अपनाया, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज किया कि आप रोड सेक्टर के डेवलपमेंट में गवर्नमेंट के साथ आइए। ओके, तो 91 के पास प्रोजेक्ट थोड़ी सी रैपिड हुई एंड इन 30 इयर्स we added more than 40 lakh kilometer of roadways. Clear? Now see, एक और चीज समझिए कि जब हम लोग रोड की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग किस फॉर्म में करेंगे कि यहां से यहां तक कितनी किलोमीटर का हमने एडिशन किया है, राइट। इरिस्पेक्टिव कि कितने लेन का है वो रोड, ठीक है, 6 लेन है, 8 लेन है या 12, राइट, 6, 8 और 12। ओके, तो अब चाहे ये 6 लेन वाला रोड होगा तो भी ये 6 किलोमीटर, मतलब अगर 1 किलोमीटर की लेंथ है 6 लेन के रोड की, तो भी 1 किलोमीटर ही काउंट करेंगे हम। 8 लेन का रोड है तो भी हम 1 किलोमीटर ही काउंट करेंगे, 12 का है तो भी 1 किलोमीटर काउंट करेंगे, राइट। इसलिए कई बार कहा जाता है कि हम लोग इसको एज अ डिस्टेंस करने की वजह से लेंथ वाइज ना करके हम लोग को इसको लेन वाइज करना चाहिए, ठीक है। ये हमें एक रियल पिक्चर देगा कि हमने कितना एडिशन किया है अपने रोडवेज के नेटवर्क में। क्लियर? हो सकता है कि हमने 40 लाख किलोमीटर की लेंथ डेवलप की हो अपने रोडवेज की, बट हो सकता है कि इसमें ये जो 40 लाख किलोमीटर की लेंथ है उसमें कई सारे रोड्स होंगे जो 6 लेन होंगे, कुछ 8 लेन होंगे। तो वो सब तो फिर आपने एक ही लेवल पे कैटेगराइज कर दिए। 6 लेन है, उसको भी आप कह रहे हो ये 1 किलोमीटर का बना दिया हमने, ठीक है। 12 लेन है, उसको भी आप कह रहे हो कि हमने 1 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। राइट, तो हमें कहीं ना कहीं इस मेजरमेंट को भी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है ताकि हमें एक रियल पिक्चर मिल सके कि हमने कितना एडिशन किया है अपने रोड नेटवर्क में। क्लियर? तो चलिए क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं। 7 तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट, रूरल, अर्बन एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रोड। ओके, जैसे हम लोग बॉर्डर एरियाज में करते हैं बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, राइट। तो देखिए ये है इनका CAGR कि हर साल हम लोग कितना एडिशन कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा एडिशन हम लोग कर रहे हैं रूरल रोड्स में, और आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि इंडिया इज स्टिल ए प्रिडोमिनेटली रूरल इकोनॉमी। ऑलराइट, हमारी ऑलमोस्ट 70% जो पूरी डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं रूरल एरियाज के अराउंड ही डिपेंड करती है, क्योंकि हमारे यहाँ अर्बनाइजेशन कितना है, 32%, राइट, बाकी तो सब रूरल है। तो हमारा फोकस भी रूरल कनेक्टिविटी पर ज्यादा रहता है, तो सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ रेट भी रूरल रोड्स की ही सबसे ज्यादा होगी। हमारे टोटल रोड नेटवर्क में 70% जो रोड्स हैं दे आर रूरल रोड्स। ऑलराइट, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको प्रीलिम्स में इन स्टेटमेंट दिए जाएंगे और फिर आपको वहां पर परेशानी होगी कि इतने माइनर फैक्ट्स याद रखता नहीं है कोई। ऑलराइट, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस लेक्चर को जितना हॉलिस्टिक बना सके उतना अच्छा होगा, ठीक है। थोड़ा कैटेगरी वाइज भी याद रख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखी गई है इस साल 5% इन नेशनल हाईवे, 4.6% रूरल रोड्स में, उसके बाद अर्बन रोड्स में, ठीक है। फिर बाकी स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। अब एक और बात याद रखिए
कि ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे अलग से ही बनाए जा रहे हैं, नहीं, कई सारे स्टेट हाईवे होते हैं जिनको अपग्रेड कर दिया जाता है नेशनल हाईवे की स्टेटस में। ऑलराइट, तो इसलिए ये आपको 5% दिख रहा है, बट इट डजेंट मीन कि सबसे ज्यादा हम लोग नए नेशनल हाईवे ही बना रहे हैं। क्लियर? 70% रोड नेटवर्क हमारा रूरल रोड्स है, ये फैक्ट्स याद रखिए। अब चलिए, अब मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर जो अलग अलग मॉडल है। देखिए बहुत सारे होते हैं, बॉट है, उसी का वेरिएंट बूट भी होगा, ऐसे कई सारे मॉडल्स हैं, लेकिन तीन मेजर मॉडल्स हैं जिन पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला है बीओटी। ओके, इसका मतलब है बिल्ट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। दैट मीन्स यहां पर एक प्राइवेट प्लेयर होगा, कोई प्राइवेट कंपनी आएगी, वो अपने साथ लेकर आएगी मनी। ओके, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपने साथ फाइनेंस लेकर आइए, तो गवर्नमेंट को फाइनेंस नहीं देना पड़ेगा, उसे अपना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, बट अभी फाइनेंस लेकर आया तो इसके कुछ इंटेंशन भी होंगे कि मैं जो इन्वेस्ट करूंगा यहाँ पर उससे मुझे प्रॉफिट होगा। राइट, तो इसीलिए जब ये फाइनेंस लेकर आता है तो 20 से 30 ईयर का एक कंसेशन पीरियड इसको दे दिया जाता है कि आप रोड बिल्ड कर लीजिए, ठीक है, आप बना लीजिए, उसके बाद आप 20-30 ईयर्स तक ऑपरेट कर सकते हो। यहाँ पर आप टोल कलेक्ट करोगे पब्लिक से, ठीक है, चार्जेस जो आप लोग देते ही होंगे हर हाईवे पर। और टोल कलेक्ट करेगा, अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसको रिकवर करेगा, और ये होने के बाद वापस से इसका पूरा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को। और सिर्फ अपने कंसेशन पीरियड तक वो टोल कलेक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को क्यों बुला रहे हैं? दो वजहों से। पहला कि वो फाइनेंस लेकर आएगा, दूसरा वो टेक्नोलॉजी, बेस्ट मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट प्रैक्टिसेस लेकर आएगा, ठीक है, ताकि वो उसका अच्छे से मैनेजमेंट करेगा, मेंटेन करेगा, टोल कलेक्शन में उसकी जो खुद की मैन पावर होगी अच्छे से एफिशिएंटली मैनेज करेगी। ऑलराइट, तो ये जो काम है ये गवर्नमेंट को नहीं देखना पड़ेगा। इवन 20-30 ईयर्स तक जब इसको कंसेशन पीरियड दिया जाएगा टोल पे करने का, तो इसको मेंटेनेंस और रिपेयर का काम भी इसी का होगा। ऑलराइट, तो ये होता है हमारा बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ईपीसी। इट इज काइंड ऑफ, आप कह सकते हो, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल। राइट, अब देखिए इसमें फर्क क्या है, इसमें यह है कि यहाँ पर जो फाइनेंसेस की जिम्मेदारी थी वो गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करेगी। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको आगे चल के कोई प्रॉफिट देंगे नहीं दे पाएंगे, इस वजह से पैसे तो आप हमसे ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट करेगी बिड्स इनवाइट कि चलिए बताइए इसको कौन करेगा। तो अब गवर्नमेंट क्यों कर रही है? जब गवर्नमेंट का खुद पैसा है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? वो इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें चाहिए बेस्ट इंजीनियरिंग नॉलेज, ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी जो कि एक प्राइवेट फर्म के पास होती है, जो इसको और बेटर तरीके से कर सकता है। क्लियर? तो और उसके बाद जब आपका इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन में जो मनी लग रहा है या जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, ये सब गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पूरी कॉस्ट इसकी गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर का रोल सिर्फ होता है इंजीनियरिंग नॉलेज से रिलेटेड। ऑलराइट, जो भी डिजाइनिंग करनी है या जो भी इंजीनियरिंग वर्क करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, सिर्फ वो इसका काम होता है, पूरी कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करेगी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। सो यू कैन से कि इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ ऑफ द अबव जो हमने डिस्कस किए, बीओटी भी एज वेल एज ईपीसी भी, इन दोनों का कहीं ना कहीं मिक्स है। कैसे? देखिए इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट इनिशियली प्रोवाइड करेगी 40% ऑफ द फंडिंग। रोड को कंस्ट्रक्ट करने में जो भी कॉस्ट आ रही है उसका 40% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी। और ये करना होगा उनको एग्जैक्टली फर्स्ट 5 ईयर में ही, और वो भी एनुअल पेमेंट के थ्रू। राइट, और बाकी का जो 60% पेमेंट बच गया है वो गवर्नमेंट पे करेगी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितना एसेट क्रिएट किया है और आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कितना अच्छा क्वालिटी का आपने बनाया है। ठीक है, तो इनिशियली गवर्नमेंट 40% प्रोवाइड करेगी, 60% डेवलपर अपने पास से लगाएगा, उसके बाद ये 60% गवर्नमेंट उसको बाद में रीइंबर्स करेगी बेस्ड ऑन कि आपने कितनी अच्छी क्वालिटी का एसेट बनाया है, कितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है। राइट, तो ये हमने जान लिए तीन मॉडल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस लेक्चर में मैं ये सब कवर नहीं कर रहा हूँ, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है ये आप जानते हैं कि हम अपने चार महानगरों को जो हमारे शहर है उनको जोड़ रहे हैं, लाइक इस तरह से क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में। उसी तरह भारतमाला प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब बेसिक्स हैं एकदम, आप खुद से पढ़ सकते हैं। और वैसे भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल नाउ डेज कि आपको एक स्कीम का नाम देकर उसके बारे में पूछा जाएगा।
ऑलराइट। मोस्टली आपसे पूछा जाएगा कि उसमें चैलेंजेस क्या आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं अलग अलग ओवर द डेकेड्स। क्लियर। तो हम लोग उसको हॉलिस्टिकली देखते हैं। वो स्कीम्स वगैरह आप लोग खुद पढ़ सकते हो, थोड़ा सा बहुत खुद भी कर सकते हो, इतना कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है वो। चलिए, पहला, अब शुरू से गवर्नमेंट ने स्टेप क्या लिए। अब देखिए, ऐसा तो नहीं था कि जब हमने 1951 में रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू किया तो कोई अच्छे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे या इंडियन गवर्नमेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ऐसा तो नहीं था, हम कर सकते थे अफोर्ड इक्विपमेंट्स को। ओके, हम टेक्नोलॉजी को उस टाइम भी यूज कर सकते थे कि हमारे रोडवेज जल्दी जल्दी बन जाए। लेकिन हमने इसको लिंक कर दिया कि रोड डेवलपमेंट को लिंक किया हमने डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से। क्योंकि अगर हम मशीनरीज का ज्यादा यूज करेंगे, ओके, बड़ी बड़ी मशीन ले आइए आप, वो अपने आप से पूरा डामर फैलाती रहेगी और रोड बनता रहेगा। बट उससे क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। और जब हम आजाद हुए तब हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। ओके, उनके लिविंग स्टैंडर्ड सुधारा, उनके हाथों में पैसा पहुंचे। तो हमने लिंक करके रखा था कि हम जो भी रोड बनाएंगे वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, मैनुअल लेबर को ज्यादा यूज करेंगे। ऑलराइट, ये इनिशियली हमने था। फिर बाद में पोस्ट लिबरलाइजेशन यानी 1991 से फिर हमने कहा कि नहीं, ऐसे करेंगे तो हम बहुत स्लो चलेंगे। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अब हम लोग मूव करते हैं कैपिटल इंटेंसिव की तरफ। ओके, हम लोग हाई टेक रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इसमें। ओके, तो इससे दो चीजें अच्छी होंगी, क्वांटिटी कि बहुत ज्यादा रोड हम लोग जल्दी बना पाएंगे, एज वेल एज क्वालिटी वाइज भी कि अच्छी क्वालिटी के रोड भी बना पाएंगे जो कि इतनी जल्दी डैमेज नहीं होंगे। राइट, तो कहीं ना कहीं हमने डीलिंक कर दिया रोड डेवलपमेंट को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्रिएट की एक बॉडी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमने क्रिएट की थी 1995 में। ठीक है, जिसका सोल पर्पस था कि हमें नेशनल हाईवे क्रिएट करने हैं। आपका काम है उनको क्रिएट करना एज वेल एज उनको मेंटेन करना। ऑलराइट। एंड इनका जो भी डेवलपमेंट मेंटेनेंस होना है, इसमें जो भी फंडिंग लगेगी वो स्टेट पे करेगा उसको। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इवन अभी भी प्रॉब्लम ये है हमारा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है। जैसे हमने बहुत सारा नेशनल हाईवे बना दिए, बट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ जो 2% है ना हमारे नेशनल हाईवे, सिर्फ 2% ऑफ द नेशनल हाईवे वो कैटर कर रहे हैं 40% ऑफ द ट्रैफिक को। राइट, तो अभी भी कहीं ना कहीं हमने जितने सारे हाईवेज बनाए हैं उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी ज्यादा कम है। राइट, और इसका सीएजीआर तो मैंने आपको बता ही दिया है, 5% ऑलमोस्ट। ठीक है, इतना हम लोग हर साल इस ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज कि हमने सिर्फ नेशनल लेवल पर ही ध्यान नहीं दिया, हमने स्टेट लेवल पर भी फोकस किया कि और एक बॉडी बनाई हर एक स्टेट के लिए, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, ताकि क्या हो कि जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं या हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनसे डीलिंक किया जा सके इनको। ठीक है, क्या आप इनसे अलग हैं, आप अपने पीडब्ल्यूडीज के थ्रू आप खुद अपने ये रोड्स वगैरह को बनाइए। ठीक है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, महाराष्ट्र वो पहला स्टेट बना जिसने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सेटअप किया और अपने स्टेट हाईवेज बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया। और उसी तरीके से अगर आप यूपी की तरफ देखें तो आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बन रहे हैं यूपी में। नाउ फिर 1998 तक आते आते हमने एक और बॉडी की सेटअप की, दैट इज नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, इसको इस प्रोजेक्ट को हमने ओवरऑल की गोल क्या था पूरा कि ज्यादा से ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाना। ठीक है, और इसको हमने 7 फेजेस में लॉन्च किया। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट हमने इसकी टोटल लेंथ ऑलमोस्ट 50,000 किलोमीटर तक बढ़ा दी। ठीक है, ताकि हमारे नेशनल हाईवे ऑलमोस्ट आज 50,000 किलोमीटर से ज्यादा हैं। ओके, फिर बाद में हमने क्या किया कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, दिस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इसी को हमने सब्स्यूम कर दिया अंडर भारतमाला प्रोजेक्ट। राइट। ना, इसके अलावा फिर हमने और भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन बनाए, जैसे एनएचआई। एनएचआई तो हमने पहले ही बना दिया 95 में। इसके अलावा हम एक और ऑर्गेनाइजेशन हमने सेटअप किया, दैट इज नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये सेटअप क्योंकि इसी गवर्नमेंट के अंडर में हुआ है इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। ये सेटअप हुआ है 2014 में। ओके, और इसका मोस्टली फोकस है बॉर्डर एरियाज में रोड डेवलप करना। क्लियर। अगेन इसका फुल फॉर्म बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑलराइट, इसके इसके बाद अब मैंने जब आपके साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस किया था तब मैंने कहा था कि हमारी पोर्ट और उसकी कनेक्टिविटी रोड और रेलवे के साथ उतनी अच्छी नहीं है, उतनी स्मूथ नहीं है। तो पोर्ट के साथ ही कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने एक और बॉडी सेटअप की जो स्पेशली
एक्सक्लूसिवली इसी पे फोकस करेगी, दैट इज नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। और ये दोनों बॉडी के नाम लिखिएगा, और ये बॉडी तो काफी रिसेंटली सेटअप हुई है इन 2020 इटसेल्फ। ठीक है, इसका गोल क्या है कि हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंश्योर करनी है विद पोर्ट्स। ठीक है, इस बॉडी को आप उस लेक्चर में भी मेंशन कर सकते हैं और यहां पर भी मेंशन कर सकते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है, इस लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कि ऑलमोस्ट अभी 14% ऑफ द जीडीपी है, जो कि चाइना में जस्ट 6% है ये लॉजिस्टिक कॉस्ट, इसलिए उनके प्रोडक्ट काफी एफिशिएंटली, फास्टर एंड चीपली अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और फिर हमारे प्रोडक्ट कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को ही हमें क्या करना है, हमें कम करना है। उसी के लिए हमने ये बॉडी सेटअप की है, ताकि हम रोड्स को एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें पोर्ट्स के साथ। क्लियर? इसके अलावा अब सबसे ज्यादा फोकस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 70% ऑफ दी जो रोड्स हैं वो हमारे रूरल रोड्स हैं। तो ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट था इस बात पर। एंड अगेन इट वाज दिस स्कीम वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी। राइट, फोकस किया गया था पूरा कि जितना ज्यादा हम गांव को कनेक्टिविटी दे पाएंगे अपने रूरल एरियाज को, उतना ही जल्दी हम अपने रूरल एरियाज को डेवलप कर पाएंगे। ऑलराइट, और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा फार्मर्स को। क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रोड्यूस जल्दी से जल्दी वो अपनी एपीएम, अपने आसपास की एपीएमसी मंडी में ला सकता है। ऑलराइट, अब तो चलो ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली आजकल कॉमन हो गए, बट थोड़ा सा पीछे चाहिए अपने बचपन में, सन 2003 2004 के आसपास। ऑलराइट, उस टाइम कई लोग थे जो बैलगाड़ी के थ्रू अपना अनाज लेकर मंडी तक पहुंचे थे। तो वो बैलगाड़ी उस वक्त उन कच्चे रोड पर, स्पेशली बरसात में चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन जब अच्छे रोड बनाए गए वहां पर, तो फार्मर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ कि वो अपना प्रोड्यूस लेकर इजिली मंडी तक आ पा रहा था। राइट, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंडी तक आ पा रहा था, इसने उसके जो वेस्टेज हो रहे थे जो प्रोड्यूस का, उसको भी काफी कम किया। ओके, सो दिस सिंगल स्टेप, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाज द बेस्ट स्टेप टेकन बाय एनी गवर्नमेंट। राइट, और बुरी बात यह है कि ये स्टेप सबसे पहले लेना था आजादी के बाद अपने गांव को जोड़ने का, जो कि हमने लिया ऑलमोस्ट सन 2000 के आसपास आकर। राइट, नाउ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रिपल बी पार्टनरशिप। ठीक है, तो पोस्ट लिबरलाइजेशन हमने काफी एनकरेज किया। क्यों? क्योंकि अब हमारा फोकस क्या था कि हमें एम्प्लॉयमेंट देने पे फोकस नहीं था, हमारा था कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, हाईटेक टेक्नोलॉजी का, और क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर सकें और बहुत तेजी से कर सकें। लेकिन अगेन, जैसा कि आपसे कहा कि जस्ट 2% ऑफ नेशनल हाईवेज कैरी करते हैं 40% ऑफ द ट्रैफिक को। ठीक है, तो बाकी की जो 98% ने बना भी दिया है, तो उनके यहाँ उतना ट्रैफिक ही नहीं आ रहा। तो अब अगर वो टोल प्लाजा लगा भी लें, तो उनके पास उतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो रहा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में आपको लॉस हो रहा है, तो उस लॉस को इंश्योर करने के लिए की जाती है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ठीक है, कि अगर आपका प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना गैप आ रहा है आपकी इन्वेस्टमेंट में और जितना आपके पास रेवेन्यू आ रहा है, उसमें जो गैप आएगा वो गवर्नमेंट आपसे फंड कर देगी। उसी को कहते हैं वायबिलिटी गैप फंडिंग। ओके, तो इसका गोल क्या था कि प्राइवेट प्लेयर्स को कन्विंस करना कि आप आइए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस होते हैं तो हम वायबिलिटी गैप फंडिंग आपको प्रोवाइड करेंगे और आपके लॉस नहीं होने देंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज कि हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल्स लेकर आए, वही सब जो मैंने आपको ऊपर बताए। ओके, ईपीसी, ओके, और हमने क्या देखा था? बॉट, उसके अलावा एचएएम। ठीक है, ये सब हमने देखा था। और तो न्यू कॉन्ट्रैक्टिंग मॉडल्स लेकर आए। उसके अलावा हमने एसेट मोनेटाइजेशन की बात की कि फालतू लैंड पड़े हैं, चलिए मोनेटाइज करते हैं। ओके, उसके बाद इस एसेट मोनेटाइजेशन को करने के लिए हमने एक बॉडी सेटअप की जिसको हम कहते हैं इनवेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ओके, ये ऑपरेशनलाइज किए हैं हमने टू इनेबल दी एसेट मोनेटाइजेशन ऑफ बिल्ड रोड्स। ओके, जैसे अगर कोई रोड ऑलरेडी बना है, कोई प्राइवेट कंपनी उसको लेना चाहती है कि हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, ठीक है, और हम इसको ऑपरेट करेंगे कुछ टाइम तक, तो दिया दिया जा सकता है उनको। ऑलराइट, तो ये सारे स्टेप्स हो गए हैं। अगेन आई एम सेइंग यू कि ये दो बॉडीज के नाम जरूर याद रखिएगा, दिस टू बॉडीज। ओके, ये क्योंकि रिसेंट है, इसी गवर्नमेंट के टाइम पर बनी है, तो थोड़ा आपके आंसर में दिखना चाहिए। और एक ज्यादा पुराना लिख देना, जैसे 95 में एनएचआई बनी, से उतने से काम नहीं बनेगा, वो तो लिखना ही है, एनएचआई जान है देश की। ओके, बट जो न्यूली बनी है ये भी आपको देखना होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें मैं वो सब कवर नहीं कर रहा हूँ कि हम लोगों ने आजकल क्या किया है कि हम लोग अपने रोड्स को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाने के लिए हम लोग फ्लाई ऐश को यूज कर रहे हैं, ठीक है, बनाने के लिए। उसके अलावा हम लोग स्टील स्लैग को यूज कर रहे हैं। ये सब बहुत
ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ आपको एक माइनर इनपुट का काम करेंगी, जो कि मिस ट्विंकल आपके साथ एवरग्रीन सीरीज में डिस्कस कर ही देती हैं। ठीक है, वहां करंट अफेयर से, द हिंदू से आपको जो भी इस तरह के नए नए पॉइंट्स आते हैं वो आप वहां से अपने नोट में अपडेट कर सकते हैं। मेरा काम यहाँ पर आपको है कि एक होलिस्टिक पिक्चर देना अभी तक जो कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसके आगे आपको खुद से एडिशन करने होंगे फ्रॉम द हिंदू डिस्कशन बाय मिस ट्विंकल। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बेनिफिट क्या है अगर एक अच्छा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री डेवलप करती है, तो इसमें बेनिफिट क्या है। तो अब इसमें याद कीजिएगा, एक यूएसए प्रेसिडेंट थे, उनका एक बहुत अच्छा लाइन था, ठीक है, कि अमेरिका डजंट हैव गुड रोड बिकॉज इट इज ए डेवलप्ड कंट्री, नो, बट अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। ऑलराइट, ये उनका स्टेटमेंट था। तो इसीलिए जब रोड नेटवर्क आपका बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, फास्टर होता है, ओके, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तेजी से होती है। आज हमारी जो रूरल एरियाज है और पुराने 20 साल पहले जो रूरल एरियाज थे, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। आज आपको रूरल एरियाज में, गांव में भी अच्छी अच्छी बाइक्स मिल जाएंगी लोगों के पास, क्योंकि रोड्स हैं। ठीक है, लोगों की फार्म इनकम बढ़ी, उससे कनेक्टिविटी हुई, अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। पहले कुछ नहीं था, तो इंसान बाइक लेके भी करेगा क्या अगर उसको वहां कच्चे रोड से, कीचड़ से निकलना है, पत्थर रोड से निकलना है, राइट। सो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं बेनिफिट्स क्या है, बाकी इसमें आप जो मन करे आप उतना देख सकते हैं। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स आप सब एंगल से देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 6-7 बता रहा हूँ। नेक्स्ट, सबसे पहला कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स को बूस्ट देता है, और क्योंकि आपकी जो भी गुड्स वगैरह की मूवमेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर गुड्स हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हो सकता है, या इवन अब ट्राइबल एरियाज में आप जाएंगे तो माइना फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ठीक है। आज एक प्योर हनी मिलना इस देश में सबसे बड़ा इशू है, नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है। ओके, कोई भी ब्रांड की बात कर लीजिए आप, अभी 2020 में एक टेस्टिंग हुई थी जहां पर इंडिया के 6 बड़े ब्रांड फेल हो गए थे, ठीक है, प्योर हनी के टेस्टिंग में। ओके, सो इन सबको ये बेनिफिट होगा अगर ये रोड कनेक्टिविटी ज्यादा बेटर होगी तो। ओके, हम लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट है वो ज्यादा स्मूथ बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर ग्रिड कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग वहां पर सोलर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, सोलर पैनल वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, जहां पर वायबल नहीं है ग्रिड कनेक्शन देना। तो ये सोलर पैनल में प्रॉब्लम आएगी कल को, तो सर्विस प्रोवाइड करने कोई तो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि किसी भी तरह का ट्रेड एंड कॉमर्स हमको इंप्रूव करना है, चाहे गुड्स में या सर्विसेज में, तो एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी अगर होती है तो चीजें इजी हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन में, नाउ रिमेंबर दैट 90% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक, ठीक है, पैसेंजर्स की बात करें, लोग आना जाना, एंड 60% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक, ये जो हम लोग गुड्स वगैरह भेजते हैं ना, अनाज वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे हैं अगर, राइस वगैरह, तो 60% फ्लाइट ट्रैफिक रोड से होता है, 90% पैसेंजर ट्रैफिक रोड से होता है, ठीक है। ना रेलवे से हो रहा है, ना एयर सर्विसेज से हो रहा है, राइट। तो रोड जब इतना क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं 90% 60%, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम इनको जितना ज्यादा एफिशिएंट बना पाएंगे, एंड नॉट जस्ट एफिशिएंट बट ऑल्सो वेरी सेफ। कई बार आपने देखा होगा ट्रक पलट जाते हैं, अनाज लेकर जा रहे थे, चावल लेकर जा रहे थे, पलट गए, ठीक है। कई बार ऑयल टैंकर पलट जाते हैं। सो एफिशिएंट बनाना है, फास्टर बनाना है, बट एट द सेम टाइम सेफ भी बनाना है। नो, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, ठीक है, चाहे आप रूरल रोड्स, अर्बन रोड्स, जो भी रोड्स, अल्टीमेटली डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कई एम्प्लॉयमेंट, कई तरह के एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, वहां पर जब रोड बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है बहुत सी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको वहीं से लोकल लोगों से भी कुछ चीजें लेनी पड़ सकती हैं रॉ मटेरियल के फॉर्म में। ओके, उसी तरीके से अगर कोई वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं तो वैसी बात है इनडायरेक्टली वो भी चाय पानी पिएंगे, खाएंगे पिएंगे, ओके। तो वहां पे होने वाले छोटे छोटी छोटे ढाबे, रेस्टोरेंट वगैरह, उनको भी अपना काम मिलता है, ठीक है, और पूरा एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज इट फैसिलिटेट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। अब जरा इमेजिन कीजिए कि जहां पर अच्छे रोड्स ही नहीं है, क्या वहां पर कोई हेल्थ सर्विस देने जाएगा, ठीक है, या वहां पर कोई हॉस्पिटल खोलेगा, या कोई डॉक्टर अपना प्राइवेट क्लिनिक भी खोलेगा, नहीं। उसी तरीके से क्या वहां पर कोई अपना स्कूल बनाएगा, ठीक है। थोड़े दिन पहले मैंने आपके साथ इंडियन एक्सप्रेस में एक इशू डिस्कस किया था जो मध्य प्रदेश से था, ठीक है। वहां पर बच्चे नदी में तैर कर स्कूल जाते हैं, एंड बच्चियों ने तो ड्रॉप आउट ही कर दिया था स्कूल से कि वो जाना पॉसिबल है, और उस नदी में जिसमें ऑलरेडी मगरमच्छ रह रहे हैं, ओके। यानी कि छोटा सा आप ब्रिज तक नहीं बना सके उस पे। और जब पूछा गया वहां के लोकल एमएलए से, तो उसने कहा कि अभी इलेक्शन हो जाए उसके बाद फिर हम लोग इस काम को करवाएंगे। आप 18 साल से पावर में हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि हम इलेक्शन के बाद देखते हैं।
ठीक है। तो जब कनेक्टिविटी नहीं होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं करोगे, तो कौन हॉस्पिटल बनाएगा वहां, कौन एजुकेशन स्कूल्स खोलेगा। और जो फार्मर वहां पर कुछ ग्रो भी कर रहे हैं, या अगर ट्राइबल एरिया भी है, वो लोग फॉरेस्ट प्रोड्यूस कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनके उसके लिए मार्केट कहाँ है, कहाँ जाए उसको सेल करने, राइट। तो अल्टीमेटली आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो भी इसी से लिंक होती है कि आपके यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं, राइट। उसके बाद आपके एक्सपोर्ट को बूस्ट करता है। और जैसे फॉरेन में क्या है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा डिमांड है। अब मध्य प्रदेश के एक जिले में, वहां पर वो लोग ना गोट, बकरी के दूध से उन्होंने एक सोप बनाया बहुत अच्छा, ठीक है, जिसको सीएम ने भी अप्रिशिएट किया था। बट अब आप इसको मध्य प्रदेश से लेकर आपको एक्सपोर्ट के लिए पहुंचाना है पोर्ट तक, ठीक है, तो कनेक्टिविटी तो चाहिए ना अच्छी। और अदरवाइज वही बात है कि मैं कुछ अच्छा तो बना रहा हूं लेकिन मेरे पास मार्केट ही नहीं है सेल करने का, ठीक है। तो आपके एक्सपोर्ट वगैरह बूस्ट करने में भी आपकी रोड कनेक्टिविटी मेजर रोल प्ले करती है। ओके, क्यों? अगेन हमने ऊपर देखा कि 60% जो गुड्स होते हैं वो वाया रोड जाएंगे पहले, ठीक है, और वाया रोड जाएंगे तो अल्टीमेटली कहाँ जाना है उनको, पोर्ट पे जाना है, और उसी कनेक्टिविटी करने के लिए हमने वो बॉडी सेटअप की है, राइट। उसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सेल करना आसान हो जाता है फार्मर के लिए अगर कनेक्टिविटी है उसके गांव के बीच और शहर के बीच, और उसका जो वेस्टेज होता है वो भी काफी हद तक रुक जाता है। जब पुराने जमाने में ये लोग जो सड़कें होती थी, कच्चे सड़क या पथरीले इलाके, ठीक है, वहां से जब वो अपना अनाज लेके भी जाता था ना, काफी सारा गिरता रहता था रास्ते भर, ठीक है, गेहूं गिर रहा है, सोयाबीन गिर रहा है, ओके, तो वेस्टेज काफी ज्यादा हो जाता। तो ये सब बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स मैं आपके साथ नहीं भी डिस्कस करता तो भी ये ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं जो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज है सेफ्टी स्टैंडर्ड। आप आज भी जानते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इस एक्सीडेंट की वजह से ह्यूमन लॉस तो हो ही रहा है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ तो लॉस हो ही रही है, बट एट द सेम टाइम हमारे काफी सारे जो गुड्स हैं वो भी वेस्टेज हो जाते हैं, ठीक है, ऑयल के टैंकर्स पलट जाते हैं, टोटल वेस्ट, राइट। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने कोई भी बफर लेन नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ये अगर हाईवे जा रहा है हमारा, ठीक है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, ठीक है। अब अगर सपोज कि कोई ट्रक खराब हो रहा है या कुछ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको बस इसी सड़क के कोने पे लगा देंगे। साइड में कोई एक बफर लेन है ही नहीं कि आप अगर रुकना है आपको या कोई इशू है गाड़ी में तो आप साइड में इधर आ जाइए इस रोड पे और बाकी का ट्रैफिक स्मूथ जाता है। नहीं, हमने बफर लेन का सिस्टम ही नहीं रखा है अपने रोड्स में, ऑलराइट। तो डिजाइनिंग में ही प्रॉब्लम है। उसके बाद एक और टर्म होता है कि क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं, ताकि अगर किसी वजह से आपकी गाड़ी बेकाबू हो गई है तो वहां पर वो बैरियर से जाके टकरा जाएगी एंड स्लोली स्टॉप हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्रैश बैरियर भी नहीं लगाते हैं, क्यों? क्योंकि लैंड एक्वायर करना वैसे मुश्किल काम है, और जब एक्वायर कर ही लिया तो फिर पूरे लैंड पे ही हम रोड बनाए ना, ओके, ज्यादा प्रॉफिट होगा। बट वो क्रैश बैरियर ना बनाने की वजह से एक्सीडेंट और ज्यादा होते हैं। ओके, सो वन थिंग इज कि हम लोग बफर लेन नहीं बनाते हैं, दूसरा कि क्रैश बैरियर भी नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट इज कि वी ऑल्सो हैव दैट साइनेज इशू, ठीक है, साइनेज, ओके, मतलब कहीं भी कोई साइन लगा रखा है हमने, और कई कई जगहों पर तो लगा के ही नहीं रखा है, और कहीं पे यू टर्न इतना सडन होता है कि अगर रात में आप ट्रेवल करें तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि ये यू टर्न बहुत ज्यादा शार्प आने वाला है, स्पेशली माउंटेनस एरियाज में। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को हम और बेटर बना सकें। नेक्स्ट इज कि लैंड एक्विजिशन। अब लैंड एक्विजिशन की वजह से क्या होता है, एक तो कॉस्ट ओवररन होता है, ठीक है, और दूसरा होता है टाइम डिले। जो प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए था वो 1 साल 2 साल डिले होता है, और फिर जब डिले होता है तो फिर आगे जो भी प्राइवेट कंपनी उसको काम कर रही है वो कहती है कि मेरा तो टारगेट था मैं 2 साल में कंप्लीट कर दूंगा, आपकी गवर्नमेंट ने मुझे लैंड एक्वायर करके ही नहीं दिया, तो अब मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई है, ठीक है। तो अब ये जो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसको 50 करोड़ का कीजिए, ऑलराइट। तो लैंड एक्विजिशन होने की वजह से कॉस्ट ओवररन एंड टाइम डिले होता है। तो अगर हम एक एनएचआई की स्टडी की बात माने तो उसका कहना है कि हमारे 106 प्रोजेक्ट ऐसे थे विच वर्थ 1.5 बिलियन रुपीज, ऑलराइट, दे आर फेसिंग इम्प्लीमेंटेशन डिले बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो अल्टीमेटली वही सब प्रॉब्लम आ जाती है, कॉस्ट एंड ये सब ओवररन होने की वजह से। तो उसी के लिए गवर्नमेंट 2013 में क्या किया था, गवर्नमेंट ने हम लोग एक एक्ट लेकर आए थे, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ऑलराइट, जिसे हम लोग शॉर्ट में लार एक्ट भी कहते हैं। ओके, लैंड एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन एक्ट, आप उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें इस एक्ट में हमने इंश्योर क्या किया था कि आपके लैंड की जो भी मार्केट वैल्यू होगी
हम गवर्नमेंट आपको उससे 4 टाइम्स ज्यादा पे करेगी। ऑलराइट, अगर आप रूरल एरिया में, एंड 2 टाइम्स ज्यादा पे करेगी अगर आप अर्बन एरियाज में हैं, अगर आपका लैंड अर्बन एरियाज में। ओके, तो आप इस एक्ट को मेंशन कर सकते हैं ताकि लैंड एक्विजिशन इजी हो जाएगा, तो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन नहीं होगा प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि देखिए अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू है ट्रिपल पी का डिस्प्यूट, क्योंकि इवन महाराष्ट्र में भी देखा गया है ऐसा कि कई ऐसी कंपनीज है जिनका कंसेशनरी पीरियड जो था 20-30 इयर्स वो एक्सपायर हो चुका है, उसके बावजूद वो अभी भी टोल कलेक्ट कर रहे हैं लगातार। कैसे? जो भी टोल आता है उसका कुछ परसेंट शेयर हम लोग पॉलिटिशियंस को दे देते हैं, जो गवर्नमेंट है उसको कुछ परसेंट हिस्सा दे देते हैं, फंड कर देते हैं उनके इलेक्शंस को, और वो टोल कलेक्ट करने की परमिशन देती रहती है आगे। ऑलराइट, तो ये एक इशू बनता है। ठीक है, दूसरा इसमें इको सबसे बड़ा इशू है, कई जगहों पे आप जाएंगे ना तो आपको ऐसे रेट दिए जाते हैं 23.5 रुपीज। ओके, इस तरह के। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो 50 पैसे है ना, वो 50 पैसे नहीं देगा, वो आपको एक टॉफी पकड़ा देगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हम ये दिल्ली हरियाणा वाला एक रोड है उसकी बात करें, वहां से रोजाना 40,000 कार गुजरती हैं डेली बेसिस पर। अब अगर सबसे आपने 0.5 रुपीस किया, ठीक है, चॉकलेट के नाम पर, तो ये 0.5 पैसा के हिसाब से रोजाना का 20,000 रुपए का ऐसा आप कह सकते हो कि एकदम अनरिपोर्टेड मनी जनरेट हो रहा है। ये पर डे हो रहा है, 5,000 पर डे जनरेट हो रहा है। राइट, मंथ में कितना हुआ, एनुअली कितना हुआ, ये वो इनकम है जो रिपोर्ट ही नहीं होती। ऑलराइट, इसके अलावा ये जब कॉस्ट एंड टाइम डिले होते हैं ना, तो फिर ये ट्रिपल पी जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, आपकी लैंड एक्विजिशन से डिले हुआ है, तो अब जो प्रोजेक्ट हम 5,000 करोड़ में करने वाले थे उसको हम 50,000 करोड़ में करेंगे। ये होते हैं, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वे एंड सो ऑन। ठीक है, अब याद कीजिए अभी सीएजी की एक रिपोर्ट ने कहा था कि जो द्वारका गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसकी इनिशियल कॉस्ट बताई गई थी 18 करोड़ पर किलोमीटर, बट आपने बनाया है उसको बाद में 250 करोड़ पर किलोमीटर। नो सी, 18 करोड़ से 250 करोड़, और ये सीएजी की रिपोर्ट है, कोई फालतू की रिपोर्ट नहीं है। ऑलराइट, सो ये कॉस्ट एस्केलेशन देख रहे हैं आप। तो इस तरह से जब प्राइवेट प्लेयर ज्यादा डिमांड करने लगता है तो जनरेट होते हैं ट्रिपल पी डिस्प्यूट्स। क्लियर? नेक्स्ट, अब 70% हमारा फोकस किस पर है? रूरल रोड्स पर। ठीक है, तो जो अर्बन रोड हैं वो काफी नेग्लेक्ट हो जाते हैं। अब ऊपर देखिए जरा, अर्बन रोड्स की ग्रोथ देखिए, ठीक है, इनका सीएजीआर देखिए कितना है, जस्ट 3.8%। ओके, जबकि हम लोग आज क्या इंश्योर कर रहे हैं कि हमारा अर्बनाइजेशन जो आज 32% है, ये बहुत जल्द रीच करके 50% पहुंच जाएगा। तो हम लोग फिर इनको इतना नेग्लेक्ट करके क्यों रखा हुआ है हमने? ठीक है, काफी टाइम से हमने इसको नेग्लेक्ट किया हुआ है, लेकिन फिर अल्टीमेटली हम इसमें ये सब लेकर आए, अमृत स्कीम। ठीक है, उसके बाद एक और क्या लेकर आए थे हम, अपनी स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट वगैरह। उसमें हमने यही कहा कि हम ये जो सिटीज के रोड हैं इन पे ना सिर्फ फोकस करेंगे, पर इनको ज्यादा से ज्यादा डिजिटल बनाएंगे, ठीक है, स्मार्ट बनाएंगे। यानी कि नॉट जस्ट रोड बिल्ड करना, बट इंश्योर करेंगे कि पार्किंग स्पेसेस वगैरह हो, ठीक है, ताकि जो हैवी ट्रैफिक और कंजेशन जो आज शहरों में देखना बहुत आम बात है, इस ये कंजेशन की नौबत ना आए। ऑलराइट, तो ये कुछ चैलेंजेस हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग वे फॉरवर्ड में, कि अब फिर इसको और बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहला लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को बेटर बनाना होगा। ऑलराइट, फर्स्ट कि ये लैंड एक्विजिशन प्रोसेस टाइमली हो, ताकि कॉस्ट ओवररन एंड टाइम डिलेस रोके जा सकें, और ये रुक जाएगा तो जो ट्रिपल पी के डिस्प्यूट जनरेट होते हैं वो भी रुक जाएंगे। दूसरा, एक फेयर कंपेंसेशन, जो भी लैंड ओनर है उसको बहुत अच्छा कंपेंसेशन दिया जाए और टाइमली दिया जाए। ये नहीं कि हाँ हाँ आ जाएगा 1-2 साल 3 साल में आ जाएगा। ठीक है, एडिक्वेट कंपेंसेशन टू द ओनर प्लस टाइमली एक्विजिशन, ये दोनों चीज इंश्योर करने की जरूरत है हमें। ऑलराइट, इसी में आप मेंशन कर सकते हैं लार एक्ट ऑफ 2013 को। ठीक है, क्योंकि 2013 में आया, 10 साल हो गए, बट उसके बाद भी ना कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ, एंश्योरिंग रोड सेफ्टी डिजाइन। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऊपर हमने 3 चीजें डिस्कस की थी कि हमें एक तो क्रैश बैरियर बनाना होगा कि ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। राइट, एक बफर लेन बनाना होगा, ठीक है, ताकि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाती है या जो भी वजह हो, सपोज किसी की लाइट वर्क करना बंद कर देती है कई बार, तो वो थोड़ा सा बस साइड में पार्क कर देता है, बट पीछे से जो आ रहा है स्पीडली हाईवे एक्सप्रेस पे, वो इतनी जल्दी देख नहीं पाता है कि यहाँ पे एक गाड़ी बंद खड़ी हुई है रात के टाइम में, और वो एक्सीडेंट में हो जाता है फिर कन्वर्ट। राइट, तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि बफर लेन मतलब यहाँ पर वही गाड़ियां खड़ी हो सकती है जिनको या तो खुद से रुकना हो या किसी इशू की वजह से रुकी हो।
इसके बाद हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करें, लाइक हम सेंसर्स का यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक को मॉनिटर करने में, ट्रैफिक मॉनिटर करने में, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर हाईवे पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम लोग बाकी गाड़ियां जो हैं उनको ये मैसेज दिया जा सकता है कि देखिए आप जिस हाईवे को रोज लेते हैं उस हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप एक ऑल्टरनेटिव रूट चूज कर लें ताकि आगे जाकर उस पर और ज़्यादा ट्रैफिक या कंजेशन ना क्रिएट हो, राइट। नेक्स्ट इज फोकस ऑन रोड मेंटेनेंस। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम रोड बना तो देते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड कि वो ट्रिपल प्रोजेक्ट नहीं है, रोड बना तो देते हैं बट उनके मेंटेनेंस पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और इसलिए इंडिया बड़ा फेमस होता है पॉट होल्स के लिए, ठीक है। रोड बनाइए और थोड़े टाइम बाद उसमें देखिए कि पॉट होल होने लगा है, राइट, स्पेशली ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। तो जरूरत है कि ना तो सिर्फ बनाने पे ध्यान दिया जाए बट उनके रेगुलर मेंटेनेंस एज वेल एज अपडेशन पर भी ध्यान दिया जाए, राइट। उसके बाद हमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है रोड में, तो हम लोग कई बार वर्ल्ड बैंक से इस पे लोन भी लेते हैं, ठीक है। एंड रिसेंटली हमने ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू करें इसके लिए, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स भी इशू करें हमने, और ज्यादा से ज्यादा हमने एफडीआई इनफ्लो हो इसके लिए हमने सेक्टर को पूरी तरह से ओपन भी किया है। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटिंग लेन कैपेसिटी वाइल मेजरिंग द रोड कैपेसिटी। तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दिस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर इटसेल्फ, ठीक है, कि अगर ये मान लो टू लेन है, राइट, अब ये इसकी टोटल लेंथ है यहाँ से 1 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं तो इसको 1 किलोमीटर ही लिखूंगा, ठीक है, लेकिन ये टू लेन है तो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर। उसी तरीके से अगर सपोज कि ये 4 लेन होता तो, ठीक है, तो मैंने कैपेसिटी तो बढ़ाई, ओके, मैंने रोड कंस्ट्रक्ट तो किया एक्स्ट्रा, बट अभी भी मेरा जो रोड बिल्ड करने का जो लिखा जा रहा है वो तो अभी भी 1 किलोमीटर लिख रहा है कि 1 किलोमीटर ऑफ 4 लेन नेशनल हाईवे, ऑलराइट। तो हमें जरूरी है कि हम लेन कैपेसिटी कितनी ऐड कर रहे हैं ये बताएं रादर देन कि हम रोड कैपेसिटी कितनी ऐड कर रहे हैं, ऑलराइट, ताकि हम लोग एक प्रॉपर सही से मेजर ले सकें इस चीज का, क्लियर। सो दिस आर्टिकल वाज बेस्ड ऑन योजना ऑफ अक्टूबर मंथ। हमने इसमें लगभग सभी चीजें कवर कर ली है, तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए या मेंस में आए आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं अपने थ्रू नाउ, okay, so that's it for this session. If you like, please give your valuable feedback in the comment section. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.